वर्सेस में खुशामदीद दोस्तों, आज हाजिर हुए हैं QSO की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम तमाम आर्टिकल 164 जितने इसके आर्टिकल हैं, तमाम आर्टिकल को आपके सामने आसान उर्दू ज़ुबान में और मिसालों के साथ, मिसाल दे देकर इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और उसका सीरीज़ का जो हमारा लेक्चर है आज है 6। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन को। तो आर्टिकल जो 30 है कि एडमिशन क्या होता है। दोस्तों एडमिशन जैसे ये लफ्ज़ है, एडमिशन किससे निकला है? एडमिट से। एडमिट का मतलब क्या होता है? तस्लीम करना। यानी अगर कोई शख्स, जो हम पढ़ेंगे आगे कि कौन शख्स किसी चीज़ को तस्लीम करता है, एडमिट करता है, तो वो उसका एडमिशन कहलाया जाएगा। ये बात बताई गई है आर्टिकल 30 के अंदर। और ये कैसे रेलिवेंट फैक्ट के अंदर मानी जाएगी कि अगर कोई शख्स कोई एडमिट करता है कोई ख़ास ऐसा फैक्ट जो जिसका ताल्लुक रेलिवेंट फैक्ट से ताल्लुक हो, जिसका ताल्लुक फैक्ट इशू से हो। मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है लेन देन के मामले के अंदर। अब ए इकरार कर देता है कि जी मैंने पैसे इसे लुटा दिए हैं, 5 लाख मैंने इसे लुटा दिए हैं, जबकि बी का मौक़िफ़ है कि नहीं, मैंने 10 लाख दिए थे, इसने मुझे 5 लाख नहीं लुटाए। यानी अब उसने 5 लाख की हद तक जो एडमिट कर लिया है वो अदालत के अंदर काबिल कबूल होगा। एडमिशन ये पूरा वो 10 लाख को भी एडमिट कर सकता था, अगर वो सारों को एडमिट कर ले तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। खैर, एडमिशन और एडमिट यानी एडमिट से एडमिशन निकला, तो इस बात को समझ लें कि एडमिशन क्या है। एडमिशन जस्ट ये है कि किसी चीज़ को एडमिट करना है, ऐसे फैक्ट्स को जिसका ताल्लुक रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ हो या फैक्ट इन इशू के साथ हो। यही बात आर्टिकल जो 30 है इसके अंदर बताई गई है। इसकी अगर हम वर्डिंग पढ़ें तो एन एडमिशन इज स्टेटमेंट ऑरल और डॉक्यूमेंट्री which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the person and other circumstances। अब दोस्तों याद रखें कि जो एडमिशन है वो 2 फॉर्म की सूरतों में होता है, या तो वो ज़ुबानी तौर पे होगा या वो तहरीरी सूरत में होगा। यानी कोई तहरीरी सूरत में कोई तहरीर लिख के कोई शख्स अगर किसी बात को एडमिट कर लेता है तो ये भी उसका एडमिशन ही माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 31 की तरफ। एडमिशन बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट ATC। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि कौन वो शख्स है, कौन से ऐसे शख्स किसी केस के अंदर कोई केस चल रहा है किसी का ए और बी का, तो इस केस के अंदर कौन से वो शख्स होंगे, वो लोग होंगे जिनका एडमिशन अदालत में काबिल कबूल होगा। वो ये बात इसके अंदर बताई गई है। बिलफर्ज एक केस चल रहा है ए और बी के दरमियान, तो ए का एडमिशन काबिल कबूल होगा। इसी तरह बी जो है, बी अगर कोई केस को एडमिट करता है तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो पार्टीज़ ऑफ द केस, पार्टीज़ ऑफ द सूट, पार्टीज़ ऑफ द केस, जो फरीकैन मुकदमा होंगे वो किसी बात को एडमिट करेंगे, किसी बात को एडमिशन करते हैं तो वो ये रेलिवेंट पर्सन है। इसी तरह उनका एजेंट से मुराद क्या कि उनका ऑफिशियल कोई नुमाइंदा। मिसाल के तौर पर 4 दोस्तों ने मिलकर कोई फ़र्म बनाई थी, उस फ़र्म का किसी मामले में झगड़ा हो गया किसी तीसरे शख्स के साथ बिज़नेस की डीलिंग के हवाले से। अब उस फ़र्म का जो 4 लोगों ने मिलकर फ़र्म बनाई थी, बिज़नेस फ़र्म बनाई थी, उन 4 में से कोई एक शख्स किसी बात को एडमिट कर लेता है तो वो तमाम के तमाम लोगों के ऊपर उसके ऊपर वो लागू हो गया और रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब वो क्यों एक शख्स की बात तमाम लोगों पर काबिल कबूल होगी? इस वजह से कि जो फ़र्म का जो 4 लोग हैं वो एक दूसरे के नुमाइंदे होते हैं। यानी अगर उन्हें फ़र्म बनाई है तो वो उनका नुमाइंदा है, एजेंट के तौर पर वो एक दूसरे के काम करते हैं। तो उस शख्स का, एक शख्स का भी, यानी पार्टीज़ फ्रीकैन और फ्रीकैन का अगर कोई नुमाइंदा, कोई एजेंट है, वो किसी बात को एडमिट करता है तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी। इसी तरह अब आगे आ जाए। पहला फ्रीकैन मुकदमा की बात एडमिशन रेलिवेंट है, दूसरा उनके एजेंट की बात रेलिवेंट है, तीसरा किसी शख्स का जिनका किसी प्रॉपर्टी के अंदर माली कोई इंटरेस्ट हो तो ऐसे शख्स की भी बात क्या नाम है, रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी और वो भी एडमिशन कर सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप इस बात को समझ जाएंगे। बिलफर्ज एक शख्स ए, दुकानदार ने माल भेजा ट्रक ड्राइवर के ज़रिए, ट्रक ड्राइवर है बी, उसने सामान भेजा सी को, सी कहाँ है? लाहौर। एक दुकानदार जो मुल्तान में मौजूद था ए, उसने सामान भेजा बी के ज़रिए, जो ट्रक ड्राइवर था किसको भेजा? सी के ज़रिए। अब वो ट्रक ड्राइवर से वो सामान गुम हो जाता है या उसमें कमी पेशी हो जाती है। अब जो सी है, जिसको माल डिलीवर होना था, जिसको सामान पहुंचना था, वो केस कर देता है डायरेक्ट ड्राइवर के ऊपर कि जी इसने फ्रॉड करा है और इसने सामान को चोरी कर लिया है, जो भी कर लिया। अब उन दोनों के दरमियान केस चल रहा है। अब ए जिसने सामान भेजा था मुल्तान से, वो दुकानदार आके अदालत में बयान देगी जी मेरे सामने तो ट्रक ड्राइवर ने सामान को अच्छे तरीके से बांधा था और मैंने जब वो माल लेकर गया है मेरे पास से मुल्तान से तो सामान मुकम्मल था, किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं थी। अब एक ये जो स्टेटमेंट है इस केस के अंदर रेलिवेंट होगी। वो किस वजह से रेलिवेंट होगी? क्योंकि जो ए है जिसने सामान भेजा था उसका इस केस के अंदर क्या है? माली फ़ायदा है। इसी तरह ये बात आ जाती है persons from whom the parties to suit have derived their interest in their subject matter of the suit। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वही है कि किसी शख्स का, जैसे मैं बताया कि जिसका माली तौर पे इंटरेस्ट होगा तो वो उस शख्स का भी बयान अदालत में रेलिवेंट होगा। यानी आर्टिकल 31 इस बात को क्लियर कर देता है 3 लोगों का, यानी फ्रीकैन मुकदमा का जो एडमिशन होगा वो रेलिवेंट होगा,
यानी वो कर सकते हैं एडमिशन। इसी तरह उनका एजेंट कोई होगा, उनका बयान अगर वो कोई बयान देते हैं तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। और तीसरा कौन, तीसरा जिसका वो शख्स जिसका किसी केस के अंदर माली फ़ायदा हो, माली तौर पर या उसकी प्रॉपर्टी तौर पे अगर उसे कोई उसका इंटरेस्ट है उस केस के अंदर, तो उस शख्स का भी बयान अदालत में रेलिवेंट होगा। ये तीन लोग एडमिशन, इन तीन लोगों का एडमिशन अदालत में रेलिवेंट माना जाएगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल 32 की तरफ। एडमिशन बाई पर्सन होज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी। अब अगर आप इसकी दोस्तों वर्डिंग की तरफ जाएंगे तो बड़ी टेक्निकल सी लगेगी और आप कहेंगे पता नहीं कितना मुश्किल है ये आर्टिकल है। लायबिलिटी के एक लफ्ज़ को आपने याद करना है। लायबिलिटी जो इसके अंदर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इससे मुराद ये है कि अगर एक शख्स की लायबिलिटी किसी दूसरे शख्स की लायबिलिटी के ऊपर बेस करती हो, तो अगर वो पहला शख्स अगर एडमिशन कर लेता है तो उसका एडमिशन उस दूसरे शख्स के खिलाफ भी रेलिवेंट होगा। मेरी जिम्मेदारी, मैं मिसाल आपको देता हूँ, मिसाल दूंगा तो आप इस आर्टिकल को आसानी से समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, एक कहें मार्केट का मालिक है, वो ए कौन है, वो मार्केट का मालिक है। वो हायर करता है बी को कि जी आपने दुकानदारों से रेंट मुझे इकट्ठा करके देना है, ठीक है। अब बी की ड्यूटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, उसने दुकानदारों से उसने रेंट इकट्ठा करके देना था ए को। अब वो तमाम दुकानदारों से रेंट इकट्ठा कर लेता है, लेकिन एक दुकानदार जो है सी, उससे रेंट इकट्ठा नहीं करता और उसको कहता है कि जी, जब मालिक मार्केट जब पूछता है बी से कि जी तुमने सी से क्यों नहीं लिया रेंट, वो कहता है जी सी का भी टाइम नहीं आया या सी ने रेंट दे दिया है आपको, इस तरीके से वो कोई बात करता है। अब इनके दरमियान क्लैश हो जाता है। अब वो जो दुकानदार सी है जिसने रेंट देना था, अब वो आके ये बयान दे दे कि जी क्या नाम है, मैंने रेंट इसका देना है और ये मेरे पास बिलफर्ज आया नहीं बी, या मैंने तो इसे कहा था कि रेंट मुझसे ले जाओ या फलां दिन आके ले जाओ। अब सी का जो बयान है, अब सी के ऊपर लायबिलिटी क्या थी, उसने रेंट देना है, और बी की लायबिलिटी क्या थी कि उसने रेंट कलेक्ट करना है। अब सी की लायबिलिटी बेस करती थी बी के ऊपर और बी की सी के ऊपर, यानी बी की जिम्मेदारी क्या थी, सी से रेंट लेना, क्योंकि सी की लायबिलिटी है रेंट देना ए को। अब सी का बयान, अब सी जब मालिक के सामने आके ये बयान दे देगा तो मालिक तो कहेगा कि ये देखो ये बंदा अदालत में जिस बंदे की लायबिलिटी है, जिस बंदे ने वो खुद ही करार कर रहा है कि मैंने रेंट देना था ए का, और इसने जानते बूझते हुए बी ने ए सी से रेंट कलेक्ट नहीं कराई, इससे देर की, तो अब सी का बयान रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा इस आर्टिकल 32 के तहत। तो दोस्तों ये सादा सा ये आर्टिकल 32 है। अगर आप इसकी वर्डिंग में जाएंगे पढ़ने बैठेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन ये जो मैंने आपको मिसाल दी है कि एक शख्स की जिम्मेदारी की लायबिलिटी अगर किसी दूसरे शख्स की लायबिलिटी के ऊपर बेस करती है, तो एक जो अगर वो पहला शख्स अपनी लायबिलिटी को तस्लीम कर ले तो उसका एडमिशन दूसरे शख्स के खिलाफ रेलिवेंट फैक्ट्स माना जाएगा। जैसे मैंने आपको ये अभी मिसाल दी दुकानदार मार्केट वाली, कि जब उस सी ने ही इकरार कर लिया कि जी मैंने तो रेंट देना था, तो बी अब जो झूठ बोल रहा था तो उस सी का बयान रेलिवेंट माना जाएगा बी के खिलाफ और रेलिवेंट फैक्ट होगा। ये बात बताई गई है 32 के अंदर। अब आर्टिकल 33 के अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, जस्ट इसको अगर पढ़ें तो स्टेट एडमिशन बाई पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाई पार्टी टू सूट, यानी अगर कोई फरीक़ैन मुकदमा है, फरीक़ैन मुकदमा वाज़े तौर पर अदालत को कहते हैं या किसी को कहते हैं कि जी अदालत साहब फ़लाँ शख्स का बयान रिकॉर्ड करो और उसका क्या नाम है उसकी बात को रिकॉर्ड किया जाए, तो अब वो दूसरा जो जिसको फरीक़ैन मुकदमा ने रेफ़र किया है अदालत को कि जी उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए, अब वो अदालत उसका बयान रिकॉर्ड करती है, अगर वो कोई बात एडमिशन करता है तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान झगड़ा चल रहा है लेन देन का, ए कहता है कि बी ने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब बी अदालत में कहता है जी नाबे वाला सी को पेश किया जाए जो हमारे दोनों का मुश्तरका दोस्त था, उससे कर लिया पूछा जाए कि हमने पैसे देने हैं या नहीं देने इसके पैसे। अब सी अदालत में आ जाता है, सी आके बयान देता है कि जी वाकई बी ने पैसे देने थे ए के, ठीक है। अब रेफ़र किसने करा था, पार्टी ने, ठीक है। बी ने रेफ़र कर अदालत को कहा था कि उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए, वो हमारा म्यूचुअल दोस्त था। अब जब कोई पार्टी फरीक़ैन मुकदमा किसी शख्स को रेफ़र करेंगे कि सर उसका बयान उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, तो उसकी स्टेटमेंट जो होगी उसका एडमिशन जो होगा वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ जो मिसाल दे रखी है कि आया कि ए ने बी को घोड़ा बेचा, अब वो घोड़ा तंदुरुस्त था या नहीं था, अब उसके अंदर क्या नाम है ए कहता है कि क्या नाम है बी को कि तुम सी से पूछ लो कि ये घोड़ा तंदुरुस्त है या नहीं है। अब सी का जो बयान होगा वो रेलिवेंट, अगर वो एडमिशन करता है या कोई बयान देता है वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। यानी सादा सी बात, फरीक़ैन मुकदमा ने किसी तीसरे शख्स को अगर रेफ़र करते हैं तो उस शख्स का बयान, उस शख्स का एडमिशन अदालत में रेलिवेंट होगा। अब आ जाए आर्टिकल 34 की तरफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन। एक जनरल प्रिंसिपल याद कर लें एडमिशन का दोस्तों, कि एडमिशन हमेशा अपने हक में काबिल कबूल नहीं होता।
एक शख्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है कि ए के ऊपर क्या आया कि वो ईमानदार है या नहीं है। अब एक है जी मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं एडमिट करता हूँ मैं ईमानदार हूँ, तो उसका जो एडमिट करना खुद का अपने हक में काबिल कबूल नहीं होगा। ये जनरल प्रिंसिपल है। अब दूसरा जनरल रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है एडमिशन के अंदर कि ये किसी के बिहाफ के ऊपर नहीं होगा। अब एक सवाल उठता है, जैसे यही वाला सवाल दोबारा ले लें, मिसाल ले लें कि सवाल उठता है अदालत के अंदर कि बी, एक शख्स बी है कि आया कि वो उसका करैक्टर कैसा था, वो ईमानदार था, वो क्रिमिनल चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं था। अब उसका भाई आके अदालत में बयान दे के जी मेरा भाई बड़ा नेक था। अदालत के क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो वो कहे जी मेरा भाई खुद लोगों को बताता फिरता था, मुझे भी उसने ये बात आके कही थी कि जी मैं बड़ा नेक हूँ और बड़ा ईमानदार हूँ। अब वो कहेगा कि एक तो अपने हक में काबिल कबूल नहीं है और एक दूसरा किसी के बिहाफ के ऊपर एडमिशन काबिल कबूल नहीं होता। ठीक है, बिल फर्ज ए और बी के दरमियान मिसाल के तौर पे एक और मिसाल समझ लें। ए और बी के दरमियान झगड़ा चल रहा है कि जी ए कहता है कि बी ने मुझे पैसे देने हैं 5 लाख रुपए। अदालत पूछते तुम्हारे पास सबूत क्या है? ए कहता है कि जी मैंने सी को कहा था कि मैंने सी को बताया है कि मैंने इसको बी ने मेरे पैसे देने हैं। अब बी को बुला के सी को बुला के सुना जाए। अब अदालत कहेगी कि यार तुमने अगर सी को बताया, डी को बताया, पूरे शहर को बताया है, अब वो तुम्हारे ब्याह पे आके सिर्फ ये गवाही देंगे जी हाँ ये कहता था कि जी इसने पैसे देने हैं बी ने, तो ये काबिल कबूल नहीं है। यानी एडमिशन अपने हक में काबिल कबूल नहीं है और किसी के बिहाफ के ऊपर एडमिशन करना कि जी वो फलां शख्स ये बात करता था तब काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दोस्तों इसकी एक एक्सेप्शन है, जनरल जो रूल है इसकी प्रिंसिपल है उसकी चंद एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन इधर बयान की गई है इस आर्टिकल 34 के अंदर। अगर हम इसको पढ़ें, इसकी वर्डिंग पढ़ लें, एडमिशन आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। यानी हमें प्रूव कब होंगे? जब अगर जो एडमिशन कर रहा है शख्स अगर वो अपने खिलाफ उसके अगेंस्ट जाते हैं तो तब वो काबिल कबूल होंगे। और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। तो किसी के बिहाफ के ऊपर एडमिशन काबिल कबूल नहीं होगा। एक्सेप्शन इसकी बयान की गई है, वो कौन सी एक्सेप्शन है मैं आपको बताता हूँ। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is such a nature that it's the person it was dead it would be relevant as between third person under article 46। यानी अगर कोई शख्स फोत हो गया दोस्तों, एक शख्स फोत हो गया है, उस मरे हुए शख्स के बिहाफ के ऊपर एडमिशन काबिल कबूल होता है। उसकी एक्सेप्शन क्या है उन्होंने खुद ही इसके अंदर बता दी, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन को। यानी अगर कोई शख्स मरते हुए कोई बयान देता है तो उसका वो बयान काबिल कबूल अदालत के अंदर होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स फोत हो रहा है, मर गया है, अच्छा वो मरते हुए एम्बुलेंस में बैठा था 1122 की और उसने उधर बयान दिया कि जी सी आया, एक शख्स आया उसने मुझे मारा, बिलफर्ज वो शख्स बी है, उसने आके मुझे मारा, खंजर मारे, थप्पड़ मारे, पहले गालियां दी फिर मुझे मारा। अब वो पूरा बयान रिकॉर्ड करवा रहा है। अब उस मरते हुए शख्स का अपनी मौत से मुतल्लिक ये बयान रिकॉर्ड करवाना और रास्ते अस्पताल पहुंचने से पहले वो शख्स फोत हो गया। अब उसने जिस पुलिस ऑफिसर को या जिस डॉक्टर को ये बयान रिकॉर्ड करवाया, अब उस डॉक्टर को अदालत में बुलाया जा सकता है एज ए विटनेस। अब वो अदालत उस मरे हुए शख्स के बिहाफ के ऊपर वो बयान रिकॉर्ड करवा सकता है कि जी जब वो मेरे पास पुलिस ऑफिसर कहेगा जब मैं उसके पास पहुंचा, या डॉक्टर जब कहेगा कि मेरे पास जब वो मरीज़ आया तो इस तरीके से वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा है तो उसने ये सारी बातें की हैं। तो एक मरे हुआ शख्स के बिहाफ के ऊपर एक कमीशन होगा, वो काबिल कबूल होगा। अब इसी तरह दूसरी मिसालें, इसी तरह ये इन इलस्ट्रेशन जो देखें इसके अंदर भी एक बात बयान की गई है कि एक शख्स है, एक कैप्टन है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने अपना शिप जो था, जो मुकर्रर रास्ता था उससे उसने उस शिप को दूसरे रास्ते पे ले गया और मुकर्रर रास्ते से वो गुजर के नहीं आया। ये इसको ऊपर एलिगेशन है। अब वो शिप का कैप्टन मौजूद नहीं है, वो किसी तरीके से फोत हो गया या जो भी था मामला। अब अदालत के अंदर उस शख्स की, उस कैप्टन की एक डायरी को पेश किया जाता है अदालत के अंदर। उस डायरी के अंदर उसने डेली वो डायरी अपनी मेंटेन करता था, पिछले 6 महीने साल की पूरी जो डेली वो काम करता था उसकी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। अब जो उस कैप्टन को इल्ज़ाम है कि उसने फलां दिन ये अपने शिप को फलां रास्ते पे मोड़ दिया था। अब उस डायरी के अंदर देखा जाता है तो वो उस डायरी के अंदर लिखा होता है कि जी मैं अपने उसी रास्ते पे लेके जा रहा हूँ जो मुझे कहा गया था। यानी अब उस डायरी के अंदर शिप कैप्टन ने अपनी ये बात लिखी थी कि जी मैं मुकर्रर ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ जो कि रास्ता मुझे असाइन किया गया था। अब उस डायरी के ये लिखे हुए लफ्ज़ उस शिप कैप्टन के हक में एडमिशन, यानी उसने तो क्या होंगे, काबिल कबूल होंगे। कि जनरल रूल क्या है एडमिशन का कि एडमिशन किसी के बिहाफ के ऊपर या अपने हक के अंदर काबिल कबूल नहीं है। अब एक्सेप्शन कौन सी आ गई है? एक शख्स मर रहा था, बयान काबिल कबूल है। इसी तरह एक शख्स मेंटेन करता था डायरी, जैसे मैंने आपको ये शिप कैप्टन वाली मिसाल दी, तो उसकी डायरी के अंदर जो लिखा हुए लफ्ज़ हैं अपने हक के अंदर जो उसकी ज़ाहिर बात है उसके हक में जा रहे हैं तो वो भी काबिल कबूल हैं। अगर हम इसकी दूसरी एक्सेप्शन पढ़ें तो दोस्तों
An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of the statements of the existence of the state of mind, body or relevant or an issue made at or about the time when such a state of mind or body existed. हमने, अगर आपको याद हो, हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था रेलिवेंट फैक्ट के एक शख्स है, उसके स्टेट ऑफ माइंड यानी ज़हनी हालत, उसकी बॉडी फीलिंग, वो भी क्या होती हैं, रेलिवेंट फैक्ट होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने सबका लेक्चर में ये पढ़ा है। यही बात के अंदर बताई गई है। एक शख्स था, वो क्या नाम है, जा रहा था, ज़ख्मी शख्स है और वो रोता हुआ जा रहा है और वो ज़ख्मी हालत में पड़ा और उस ज़ख्मी हालत के अंदर वो बयान दे रहा है कि मुझे फ़लाँ शख्स ने मारा, ये किया। या एक शख्स बहुत डरा सहमी हुई हालत में मौजूद है और सहमी हुई हालत में वो पुलिस स्टेशन में एंटर होता है और उससे रोते हुए, सहमते हुए, डरते हुए बयान रिकॉर्ड करवाता है। अब उसकी जो बॉडी फीलिंग है, जो स्टेट ऑफ माइंड था उसका सारा, अब ये क्या किस चीज़ को साबित करता है? वो इस चीज़ को साबित करता है कि जी, जब मैं इंटर हुआ या जब अदालत के अंदर केस चलता है तो उसकी जो बॉडी फीलिंग है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी उस वक्त, अब उसके हक में जा रही है ना, तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट होगी, यानी उसके हक में एडमिशन बतौर ये अदालत में पेश की जा सकती है कि जी जब मैं अदालत में जब मैं गया तो इस तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, खौफ के अंदर था। ये पुलिस ऑफिसर भी ये बयान रिकॉर्ड करवा सकता है, जी जब हमारे पास फलां विक्टिम आया तो वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और ऐसा लग रहा था वाकई इसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। अब पुलिस ऑफिसर उसके शख्स के बिहाफ के ऊपर उसकी बॉडी फीलिंग देख के वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा है, जो कि उसी शख्स के हक में जारी है। ठीक है, उसी शख्स के हक में जारी है ना, विक्टिम के हक में जारी है। तो अब ये रेलेवेंट फैक्ट होगा और ये एडमिशन काबिल कबूल होगा। जबकि एडमिशन का हमने रूल क्या पढ़ा था कि एडमिशन अपने हक में काबिल कबूल नहीं होता, जबकि इस मिसाल के अंदर, इस रूल के अंदर जो एक्सेप्शन बयान की गई है, जो मैंने आपको मिसाल दी है, ये काबिल कबूल होगा। अब आ जाए दूसरी मिसाल की तरफ कि एडमिशन किन सूरतों में काबिल कबूल होगा अपने हक के अंदर। एक ऊपर इल्ज़ाम है कि जी तुमने क्या नाम है, ये जो सोना है तुम्हारे पास जैली है और ये तुमने जैली सोना तुम लोगों को बेच रहे हो। अब वो अदालत में बयान देता है कि जी ये देखें, अगर मेरे पास ये सोना जैली था या चोरी का था, बिलफर्ज सोना चोरी का माल मैं बेच रहा हूँ, तो ये मैंने पिछले, ये मेरी रसीद हैं, ये रसीदें चेक करें, चोरी का माल अगर होता तो मैं कम कीमत में बेचता, तो ये मैंने पूरी जेन्युइन जो मार्केट की कीमत है उसके ऊपर मैंने ये सोना प्राइस को सेल किया है। अब उसकी वो रसीद है, जो उसका कंडक्ट है, तो उसके हक में रेलिवेंट माना जाएगा कि जी वाकई अगर ये चोर होता तो ये कम कीमत में मैं क्यों बेचता, तो ये मैंने तो पूरी जेन्युइन कीमत पे बेचा है। तो इसका ये कंडक्ट, उसकी ये चीज़ क्या होगी, उसका ये एडमिशन अपने हक के अंदर इस तौर पे रेलिवेंट होगा। इसी तरह दोस्तों, एक शख्स पे इल्ज़ाम है कि वो जैली हीरे बेचता है या जैली जो है पत्थर बेचता है। अब वो शख्स अदालत में आता है, वो कहता है कि जी ये देखें, ये एक रिपोर्ट है, ये मैंने अदालत के ये क्या नाम है, अदालत में एक रिपोर्ट देता है किसी एक्सपर्ट की कि जी ये देखें, जब ये हीरे मेरे पास, ये जब मेरे पास जवाहरात आए, मेरे पास पत्थर आए, तो मैंने एक एक्सपर्ट को चेक करवाए, उस एक्सपर्ट ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया कि जी ये जो आपके पास पत्थर मौजूद हैं ये जेन्युइन है। उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं ये हीरे बेच रहा हूँ। अब उस शख्स का ये जो सर्टिफिकेट है, उसने अपने हक के अंदर एडमिशन एक बतौर सबूत पेश किया। पहले भी पढ़ा कि एडमिशन के अंदर क्या होता है, ऑरल भी होता है, ज़ुबानी भी होता है और दस्तावेजी भी होता है। अब उसने दस्तावेजी एक एडमिशन उसके अपने हक में साबित पेश कर दिया कि जी ये देखें, मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया था, अगर ये जैली होते तो मैं सर्टिफिकेट क्यों हासिल करता। तो अब अदालत के अंदर उसका ये सर्टिफिकेट और उसकी ये बात रेलिवेंट फैक्ट होगी और उसका ये एडमिशन जो कि उसके अपने हक में जा रहा है, तो ये रेलिवेंट माना जाएगा। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं आर्टिकल 34 को। तो आर्टिकल 34 के अंदर जनरल रूल याद रखें कि एडमिशन अपने हक में काबिल कबूल नहीं होगा और किसी के बिहाफ के ऊपर काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन कौन सी बयान की गई है कि अगर एक शख्स मर चुका है तो उसका एडमिशन अदालत में काबिल कबूल होगा, वो यानी उसका बिहाफ के ऊपर कोई शख्स एडमिशन कर सकता है। तो इसकी एक्सेप्शन ये है कि वो इस सूरत में काबिल तौर पर मुमकिन है। इसी तरह कोई शख्स स्टेटमेंट देता है उसकी बॉडी स्टेट ऑफ माइंड का और बॉडीली फीलिंग को इस तरीके से थी कि जिससे उसका कंडक्ट और उसकी जिस्मानी हालत को शो कर रही थी, इस हालत में वो तौर पर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है या देता है, एडमिशन करता है, तो वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल 34 था। उम्मीद है कि आप इसको चीज़ को समझ गए होंगे कि जनरल रूल एडमिशन का क्या है और इसकी एक्सेप्शन जो हमने 3 बयान की हैं और जो मैंने आपको मिसाल दी है किस तौर पे ये मुमकिन है। दोस्तों आप आ जाएं आर्टिकल 35 की तरफ कि आर्टिकल 35 देख करता है व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। इसके अंदर सादा से दोस्तों बात ये बताई गई है कि जहाँ तहरीरी सूरत में कोई एग्रीमेंट या दस्तावेज मौजूद है तो उस दौर में ज़ुबानी शहादत या ज़ुबानी कोई बात काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ कि ए कहता है कि जी ये बी ने मुझे मकान सेल कर दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और ये इसका एग्रीमेंट है और ये इसके साइन अंगूठे मौजूद हैं और गवाह मौजूद हैं। अब बी अदालत में कहता है कि जी ये मैंने 10 लाख का नहीं बेचा, मैंने तो ये 30 लाख का बेचा है। तो अदालत कहेगी कि 30 लाख का बेचा है, तुम एग्रीमेंट को मान रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो 30 लाख का बेचा है, लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर 10 लाख लिखे हुए हैं। तो अब अगर तो वो जब एग्रीमेंट के अंदर 10 लाख कीमत लिखी हुई है, तुम 30 लाख कैसे कह रहे हो। तो इस सूरत के अंदर
तो फिर उसका ये ज़ुबानी ये जो उसने बात की है, या तो वो अदरवाइज इसको साबित करे, कोई तहरीरी सूरत में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आए या कोई ऐसा गवाह लेकर आए कि जिससे वाकई साबित हो, या कोई ऐसी उनकी बातचीत यानी ए और बी के दरमियान कोई ऐसी बातचीत हुई हो जिससे साबित होता है कि जी वाकई इन्होंने 30 लाख का एग्रीमेंट किया था, ये 10 लाख वाला जो एग्रीमेंट है ये पुराना एग्रीमेंट है, तो काबिल कबूल होगा। अनलेस एंड अनटिल जैसे इसके अंदर बात की गई है कि अगर कोई शख्स किसी एग्रीमेंट की वैलिडिटी को या उस डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स को ही चैलेंज कर दे, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स को चैलेंज करता है तो फिर उसे उस सूरत में गवाह भी पेश करना होगा, जिससे वाकई कोई ऐसा गवाह पेश करना होगा जिससे वैलिडिटी चैलेंज हो और अदालत को लगे कि वाकई ये बात सच करे। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के अंदर 10 लाख लिखे हुए हैं कि 10 लाख रुपए में ये मकान सेल कर रहा है, जबकि बी कहता है कि जी ये मैंने तो 30 लाख रुपए में सेल किया था और सेल करना था। अब अदालत कहेगी कि तुम्हारी बात ऐसे काबिल कबूल नहीं है, तुमने यहाँ एग्रीमेंट के अंदर खुद एडमिशन किया है कि 10 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम इसको अगर चैलेंज कर रहे हो तो चैलेंज कर रिया है तो फिर कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा वैलिड प्रूफ अगर वो देता है तो अदालत के अंदर वो काबिल कबूल होगा। वैसे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि एक जजमेंट है 1994 CLC 1302, इस प्रिंसिपल सेट कर दिया था कि अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, उसके कंटेंट्स के अंदर कोई अगर पार्टी तब्दीली चाहती है, जैसे ये मैंने मिसाल दी 10 लाख वाली और 30 लाख वाली, अब वो 10 लाख का एग्रीमेंट हुआ, पार्टी चाहते हैं कि जी मकान को वो कहता है मैं 30 लाख का बेचूंगा, तो अब उस पार्टी को चाहिए उस एग्रीमेंट को ख़त्म करने के बाद उस तहरीरी सूरत में दोबारा लेकर आए। ज़ुबानी कलामी इस तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो तहरीरी सूरत में वो इस बात को ना लिख लें कि 30 लाख के अंदर तहरीरी सूरत में लेकर आ जाएँ। अब आते हैं आर्टिकल 36 की तरफ, एडमिशन इन सिविल केसेज व्हेन रेलिवेंट। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, इस आर्टिकल 36 के अंदर ये बात बताई गई है कि एडमिशन कब काबिल कबूल नहीं होगा। बिलफर्ज दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, पहले ही एडमिट कर लिया कि हम इसके ऊपर एविडेंस नहीं देंगे, इस एडमिशन के ऊपर इसको चैलेंज नहीं की जाएगी इस बात को, तो फिर अदालत के अंदर दोबारा उस बात को, इस एडमिशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मिसाल मैं आपको देता हूँ, मिसाल ये है दोस्तों कि ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ कार सेल का, ठीक है। ए और बी के दरमियान कार सेल का एग्रीमेंट हुआ, ए कहता है कि जी मैंने बी को अपनी कार बेच दी 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब उसके अंदर कार की स्पेसिफिकेशन लिख रही है, उसके अंदर एक लिखता है, उस एग्रीमेंट के अंदर वो ये बात लिखते हैं कि जी इस जो कार का इंजन है वो खुला हुआ है या वो ख़राब था या उसके अंदर ये कमी पेशी है, जेन्युइन इंजन नहीं है इस कार के अंदर। जो कार ले रहा है बी मैंने उसको बता दी है और उसको बताते हुए उसको इसके इल्म के अंदर है, अब उस इंजन के ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ठीक है, और कार्रवाई नहीं करेगा, या उसको मालूम है कि ये जो कार मैं दे रहा हूँ इसका इंजन ख़राब है। अब वो एग्रीमेंट हो गया, 10 लाख रुपए में कार ले ली। अब ए को भी पता था और बी को भी मालूम है कि ये जो मैंने कार खरीदी है इसका इंजन ठीक नहीं था, और उन्होंने एडमिट करा इस बात को कि इस चीज़ को लेकर हम कोई कानूनी मुद्दा यानी इंजन की ख़राबी के ऊपर कोई मैं केस नहीं करूँगा, ठीक है। अब अदालत के अंदर वो केस कर देता है दोबारा कि जी ये इसका इंजन ख़राब है इस तरीके से। अब वो ए है, वो अदालत के अंदर ये एग्रीमेंट पेश कर सकता है कि जी जनाबे वाला इसने मेरे साथ एडमिट करा है कि कार इंजन की ख़राबी के ऊपर, जो कि मैंने भी तस्लीम करा था कि कार का इंजन ठीक नहीं है और ये 2 नंबर था, ये 2 नंबर से मुराद ये कि जेन्युइन इस कार का इंजन नहीं था। एडमिशन करते हुए इसने एडमिट करते हुए मुझसे ये कार परचेज़ की, अब कैसे आ सकता है? जब अदालत के सामने वो एग्रीमेंट आएगा और अदालत उससे पूछेगी जी जब तो तुमने तो तस्लीम कर लिया है, तुम इस बात को एडमिट करके आ चुके हो कि जी इस कार का इंजन जेन्युइन नहीं है, तो फिर तो भी तुम ये परचेज़ कर रहे हो, तो अब तुम क्यों आए हो? तो जब वो ऑलरेडी एडमिशन कर चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं इस बात को, तो इसके ऊपर फिर ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा। हाँ, अगर बी को कोई दूसरी खराबी मिल जाती है, बिलफर्ज उसको लगता है कि इसके इंजन के साथ साथ इसके टायर भी जैली हैं, अब कोई दूसरा मसला निकल आता है कार के अंदर इंजन के अलावा, तो केस मेंटेनेबल होगा उस इंजन की हद तक, कार के इंजन की हद तक जिसके ऊपर वो दोनों ने एडमिशन कर लिया था, एडमिट कर ली थी एक बात को, उसके ऊपर केस मेंटेनेबल नहीं होगा। अब अदालत को भी अगर लगे कि ये दोनों दोस्त जो हैं पार्टीज़ हैं ये एडमिशन करके आ चुके हैं, तो इस तौर पे भी वो एडमिशन अदालत के अंदर उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं ली जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद इसके अंदर जस्ट ये बात बताई गई है कि आर्टिकल 9 के अंदर अगर किसी वकील को ये इख्तियार दिया गया था कि वो एविडेंस दे, ठीक है। आर्टिकल 9 का मेरा लेक्चर आप सुन सकते हैं, आर्टिकल जो मेरा लेक्चर 2 है उसके अंदर मैंने आर्टिकल 9 को एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इस अंदर जैसे ये बताया गया कि अगर किसी वकील को आर्टिकल 9 के तहत एडवोकेट को कंपेल किया गया है कि वो एविडेंस दे, तो इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 36 के तहत उसको किसी किस्म की बार नहीं होगी। आर्टिकल 36 किसी किस्म की बार नहीं लगाता किसी वकील के ऊपर जिसको कहा गया कि वह एविडेंस दे अंडर आर्टिकल 9। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था एडमिशन के, आज हमने कंप्लीट हो गया। इससे आगे कन्फेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, वो हम लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अगर इस तमाम लेक्चर के दौरान कोई बात आपको समझने लगी, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। और एंड में
हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।